नमस्कार साथियों, मैं उमेश चंद स्वागत करता हूं अपनी केमिस्ट्री पाठशाला में। साथियों, हम इस यूट्यूब चैनल पर आईआईटी जेईई, नीट 11th एंड 12th की केमिस्ट्री को कम्प्लीटली पूरा करेंगे, जिसमें आप सभी को आईआईटी जेईई और नीट से रिलेटेड पीवाईक्यू और मॉडरेट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट में, या फिर कठिन से कठिन क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, वो सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के सभी क्वेश्चंस सॉल्व और सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले कंसेप्ट की थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर किया जाएगा और उसके बाद उससे बनने वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी कि पीवाईक्यू और मॉडर्न एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा को पढ़ेंगे, जिसमें पहला लेक्चर जो होगा वो होगा जो द्रव्य है उसको समझेंगे और उसके बाद में उसके भौतिक वर्गीकरण को क्या करेंगे, समझेंगे, जिसमें आपको भौतिक वर्गीकरण के अंदर आपको ठोस, द्रव और गैस उसकी तीनों अवस्थाओं को एक एक करके बारी बारी विद फीचर्स के साथ में यानी कि विद करैक्टर के साथ में पढ़ेंगे और उसके साथ विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले उनसे बनने वाले जो एमसीक्यू हैं वो पूछेंगे। बेसिकली आईआईटी जेईई और नीट में इस यानी कि द्रव्य और उसके भौतिक वर्गीकरण का कम ही वेटेज है, लेकिन फिर भी अगर सिलेबस में है तो उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। प्यारे बच्चों, द्रव्य या पदार्थ को समझने के लिए हमें दुनिया में पाई जाने वाली सारी वस्तुओं के 2 पॉइंट्स को समझना होगा कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, आप देखेंगे कॉमनली उनके अंदर, सभी के अंदर जितनी भी वस्तुएं जितनी भी हैं उन सभी के अंदर 2 कॉमन पॉइंट हैं। अगर उन्हें कहीं रखा जाता है तो वो क्या करती हैं, स्थान घेरती हैं, और दूसरी चीज़ होती है अगर उन्हें देखा जाता है तो उनके अंदर, सभी के अंदर क्या होता है, अपना अपना द्रव्यमान होता है। तो ब्रह्मांड में पाई जाने वाली ऐसी सारी वस्तुएं जिनके अंदर अपना द्रव्यमान होता है और जो कहीं रखने पर स्थान घेरती हैं, वो क्या कहलाती हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब ब्रह्मांड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, तारे हो गए, और पेड़ पौधे, जैसे अर्थ पर पेड़ पौधे हो गए, और एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हो गए, यानी कि बोल सकते हैं ऑल टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो सभी क्या हैं, द्रव्य या पदार्थ के ही एग्जाम्पल्स होते हैं। तो आई होप आप लोगों को द्रव्य या पदार्थ के बारे में समझ में आया होगा। तो हम अब इसे क्या करते हैं, डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। अब हम द्रव्य या पदार्थ की डेफिनेशन लिखेंगे। बेटा सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे लेक्चर को लेने के लिए। और डेफिनेशन में क्या होगा, ब्रह्मांड का वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। तो आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा डेफिनेशन का पार्ट। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, और एग्जाम्पल्स को नोट करने के लिए आपको क्या है, किसी भी थ्योरेटिकल पार्ट की किसी की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ हम बैठे हैं उस टेबल को देखेंगे, जिस टेबल पे बैठ के आप पढ़ रहे हैं, तो अगर उस टेबल को देखोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल उसी टेबल पे आपको द्रव्य पदार्थ के मिल जाएंगे। बेटा जब हम अपनी टेबल को देखते हैं तो हमें एग्जाम्पल्स दिखाई देते हैं। कुछ हमारे पास में पेन होते हैं, पेंसिल्स होती हैं, बुक होती है जिससे हम लिख रहे होते हैं, वो हमारा पेन होता है, हम होते हैं। उसके बाद जिस चेयर पर बैठ के पढ़ रहे हैं वो चेयर होती है, और टेबल है, और उसके बाद टेबल लैंप है जिसकी रोशनी में हम पढ़ रहे हैं। तो ये सभी क्या है, द्रव्य पदार्थ के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा अगर हमें और एग्जाम्पल्स के बारे में सोचना है द्रव्य पदार्थ के, तो हम क्या करते हैं बेटा, खिड़की की जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वो उस खिड़की से बाहर झाँक के देखेंगे तो आपको और एग्जाम्पल दिखाई देंगे। जब आप खिड़की से बाहर झाँक के देखेंगे तो आपको ऐसे एग्जाम्पल दिखाएंगे कि बाहर पेड़ पौधे हो सकते हैं, पेट्स वगैरह यानी कुत्ता बिल्ली हो सकते हैं, कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, आसमान में बादल दिखाई दे सकते हैं, जो आपको आसानी से, ये सभी जो आसानी से दिखने वाले जो ऑब्जेक्ट यानी कि सबस्टेंस यानी कि पदार्थ हैं, वो सभी क्या है, द्रव्य पदार्थ के ही एग्जाम्पल्स हैं। और बेटा जब हम आसमान की तरफ देखते हैं टेलीस्कोप की सहायता से, तो हमें क्या होता है, बहुत सारे टेलीस्कोप की सहायता से देखते हैं तो बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, जैसे कि इसमें ग्राफिकली देखा रखा है, बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, ग्रह उपग्रह जैसी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो ये और ज़्यादा डीपली देखने की कोशिश करते तो अपनी पृथ्वी पर आपने देखोगे पहाड़, नदियों में बहता हुआ जल, ये सभी क्या है, द्रव्य पदार्थ के ही एग्जाम्पल्स होते हैं।
तो आई होप आप सभी को द्रव्य पदार्थ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसके वर्गीकरण की तरफ रुख करते हैं। बेटा द्रव्य पदार्थ की परिभाषा देने के बाद में हम उसके वर्गीकरण को देखते हैं। तो वर्गीकरण में बेसिक पॉइंट्स, वर्गीकरण जो होता है वो बेसिक 2 पॉइंट्स के आधार पर किया जाता है। नंबर 1 होता है उसका किसी भी पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण, एक सेकेंड, किसी भी पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण, और नंबर 2 होता है किसी भी पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर द्रव्य पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। इसी तरीके से रासायनिक वर्गीकरण जो होता है वो बेसिकली आपका 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 शुद्ध पदार्थ और नंबर 2 जो होता है वो अशुद्ध पदार्थ जो हो जाता है, जिसे हम मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। जो शुद्ध पदार्थ होता है वो बेसिकली आप देखेंगे, शुद्ध पदार्थ को अगर डिटेल में दोबारा से वर्गीकृत करेंगे तो जो होगा वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्व और नंबर 2 यौगिक जो होते हैं। अब जो तत्व और यौगिक होते हैं, अगर हम उन्हें दोबारा से देखने की कोशिश करें तो जो तत्व जो होता है वो बेसिकली आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धात, नंबर 2 अधात और नंबर 3 उपधात। और जो यौगिक होते हैं बेटा क्या होते हैं? जो यौगिक होते हैं वो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कार्बनिक यौगिक और नंबर 2 अकार्बनिक यौगिक आपके। इसी तरीके से अगर हम मिश्रण को क्लासीफाई करेंगे तो मिश्रण 2 प्रकार का देखने को मिलेगा। नंबर 1 समांगी मिश्रण और नंबर 2 बेटा विषमांगी मिश्रण। तो इस तरीके से हम द्रव्य पदार्थ का वर्गीकरण कर लेते हैं। अब इन जो वर्गीकरण हमने किया है उसको हम डिटेल पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट उसकी डेफिनेशन को समझेंगे, और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हुए हम क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस को लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम क्या देखेंगे? द्रव्य पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण देखेंगे। क्या देखेंगे? भौतिक गुणों के आधार पर द्रव्य पदार्थों का वर्गीकरण देखेंगे। तो हम क्या देखेंगे? ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। तो अब सबसे पहले हम जिसको डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा ठोस। क्या है? ठोस है, इसको सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब ठोस को डिस्कस करते हैं। बेटा द्रव्य की किसी भी अवस्था को अगर आपको परिभाषित करना है तो उसके लिए आपको बेसिकली 3 पॉइंट्स के बारे में वो जानकारी होनी चाहिए। कोई इसकी जो परिभाषा है वो 3 पॉइंट्स के आधार पर दी जाती है, और इसके जो फीचर्स होते हैं इन 3 पॉइंट्स के आधार पर बनते और बिगड़ते हैं। सबसे पहला उसका आकार, किसी भी पदार्थ का जो आकार है वो कैसा है। तो आप देखेंगे जो ठोस जो होते हैं उनका जो आकार होता है बेटा वो कैसा होता है? निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित होता है। दूसरा आयतन, अगर हम आयतन को देखेंगे तो आयतन भी कैसा होता है बेटा? निश्चित होता है। ये भी बेटा कैसा होता है? निश्चित होता है। तीसरा होता है बल, लगने वाला बल। तो ये बल जो होता है प्रबल बल, इनके अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो कैसा होता है? प्रबल आकर्षण बल होता है। इसी वजह से इनके जो इसी प्रबल बल की वजह से ही इनके आकार और आयतन कैसे हो जाते हैं बेटा? निश्चित हो जाते हैं। तो आई होप मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि ठोस अवस्था में जो आकार होता है वो निश्चित होता है, आयतन भी कैसा होता है? निश्चित होता है, और इसके मध्य लगने वाला आकर्षण बल होता है वो बहुत कैसा होता है? निश्चित होता है। तो अब हम क्या करते हैं? इसकी परिभाषा की तरफ रुख करते हैं। अगर बेटा हम ठोसों की परिभाषा को देखेंगे उससे पहले हम छोटी सी एक वीडियो को देखते हैं जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा कि आपने वीडियो देखी और उसके बाद पता चला कि वास्तविकता है कि ठोसों का आकार और आयतन क्यों निश्चित है, तो उसी के आधार पर हम क्या करते हैं? परिभाषा देते हैं कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें कण आपस में बहुत सघन और नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, जिससे उनका निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है, उसे ठोस कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा हमारी कंप्लीट हुई। अब हम इसके फीचर्स की तरफ वर्क करते हैं, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ वर्क करते हैं, लक्षण और गुण के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं ठोसों के लक्षण के बारे में पढ़ना। तो ठोसों का पहला लक्षण है क्या? निश्चित आकार और निश्चित आयतन, यानी कि इनका जो आकार और आयतन होता है, यानी कि जो आकार और आयतन ये दोनों चीज़ें कैसी होती हैं बेटा? निश्चित होती हैं। ना ही इन्हें क्या किया जा सकता? दबा सकते हैं, ना ही इसे बदला जा सकता है, ना ये बह सकते हैं इसी वजह से। ठीक है, जैसे कि आपने देखा ये अगर
पेन स्टैंड है तो पेन में जिसमें ये पेन लगे हुए हैं तो ये बह के दूसरी जगह नहीं चला जाएगा, जैसा अभी है वैसा ही ये बाद में भी रहेगा। ये जैसा पेन है ये आपकी नोटबुक जैसी है, ये टेबल लैम्प जैसा है वो वैसा जैसा अभी है वो थोड़ी देर बाद भी वैसा रहेगा। तो आई होप आपको ये पहला लक्षण आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ रुख करते हैं हम। अगली प्रॉपर्टीज़ है इनके अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। क्या बल बेटा? इनके अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। तो आकर्षण बल को देखने के लिए हम देख पा रहे हैं, देखो बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही पास पास एकदम सट के लगे हुए हैं, यानी कि बिल्कुल चिपके हुए लगे हुए हैं। अगर हम पास पास होने की वजह से इनके जो बीच की दूरी है, जैसे कि दूसरे वाले ग्राफ में देखेंगे, इनके बीच की दूरी है वो कैसी है, बहुत ही कम है। बीच की दूरी कैसी है बेटा? कम है। और बीच की दूरी कम है तो बल जो है इनके मध्य क्या होता है, वो कैसा होता है, प्रबल बल होता है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। बीच की दूरी कम होने की वजह से इनके मध्य पाए जाने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है वो बहुत ही प्रबल होता है। तो अगली प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। अब बेटा समझेंगे किसको, घनत्व को। ठोसों का घनत्व कैसा होता है। तो ठोसों के घनत्व को समझने के लिए पहले हम घनत्व को समझते हैं कि घनत्व है क्या। तो घनत्व क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दिए गए आयतन में किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान कितना है। तो अगर आप देखेंगे प्रॉपर्टीज़ के आधार पर जो सॉलिड्स होते हैं तो देखेंगे इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना है, इतना है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। वही चीज़ अगर आप लिक्विड में देखेंगे तो इनके पार्टिकल्स के द्वारा घेरा गया जो आयतन है वो कैसा है, ज़्यादा है। और गैस में देखेंगे तो और ज़्यादा है। तो इससे बात क्लियर ये होती है कि जिसने जितना आयतन ज़्यादा घेर रखा है सेम द्रव्यमान में, तो उसका घनत्व कैसा होता है, वो कम होता है। इसी वजह से जो ठोस होते हैं बेटा, क्या ठोस जो होते हैं उनका घनत्व ज़्यादा होता है द्रवों से, और द्रवों का घनत्व ज़्यादा होता है किससे, गैसों से, गैस से। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगली प्रॉपर्टीज की तरफ हम चलते हैं। अब बेटा अगली प्रॉपर्टीज है संपीडिता और कठोरता। संपीडिता और कठोरता को समझना है तो जैसे ये है संपीडिता, संपीडिता का मतलब दबाने की क्षमता। अगर मैं इसको दबा सकता हूँ तो इसके अंदर संपीडिता का गुण है। ये सॉलिड है, ये पेन स्टैंड है जो सॉलिड मेटल का बना हुआ। देखिए दुनिया, आप अपने इर्द गिर्द किसी भी चीज़ को उठाइए, अगर आप उसे दबा सकते हैं, देखो मैं इसको नहीं दबा पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है इसके अंदर संपीडिता का गुण है। और दबा नहीं पा रहा हूँ तो इसके अंदर कठोरता का भी गुण प्रेजेंट है। आपके पास में ईंट पत्थर जो भी रखा होगा, अगर उसे दबाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं दबेगा, तो इसका मतलब है उसमें संपीडिता का गुण नहीं पाया जा रहा है। उसके बाद वो कठोर भी है, इसी वजह से उसे दबाया नहीं जा सक रहा है। तो आप आई होप आप लोगों को ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं हम कणों की गति। तो बेटा ये ठोस है, अब ये पेन या फिर ये पेन स्टैंड है, ये ठोस है। अब आप इसको देखेंगे तो ये जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है वो पार्टिकल्स है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे कि जिन पार्टिकल से ये बना हुआ सॉलिड से पार्टिकल हैं वो बहुत ही पास पास है। और पास पास होने की वजह से इनके मध्य पाए जाने वाले, इसके जो सॉलिड के पार्टिकल्स के मध्य पाए जाने वाला जो बल होगा बेटा, इसके मध्य पाए जाने वाला जो बल होगा वो कैसा होगा, प्रबल बल होगा। कैसा होगा, प्रबल बल होगा। अब बल प्रबल होने की वजह से इनके जो अणु होते हैं मुक्त रूप से गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। तो भैया जब गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते तो फिर ये किस प्रकार की गति कर सकते हैं, तो ये केवल और केवल कौन सी गति कर सकते हैं बेटा, कंपन गति कर सकते हैं। यानी कि अपनी जगह पे ये जो सॉलिड है इनके जो कण होते हैं अपनी जगह पे केवल और केवल वाइब्रेशन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ये मूवमेंट नहीं कर सकते। तो आई होप आप लोगों को कणों की यानी कि ठोसों के कणों की गति के बारे में भी पता चल गया होगा। अगली प्रॉपर्टी इनकी है गलनांक। इनका गलनांक और क्वथनांक, यानी कि गलनांक और क्वथनांक, अगर हमें किसी भी ठोस पदार्थ को अगर गलाना है बेटा, क्या करना है, गलाना है। और अगर हम इसे गला रहे हैं तो इसे गलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक मेल्टिंग पॉइंट की आवश्यकता होगी। उसी तरीके से क्वथनांक जो है इसे यानी कि उबालने के लिए, किसके लिए, वो इसे उबालने के लिए, ठोसों को उबालने के लिए अधिक तापमान की ज़रूरत होगी। तो इसी वजह से इनके गलनांक जो होते हैं और क्वथनांक जो होते हैं वो बहुत ही, सॉलिड्स के जो गलनांक होते हैं और क्वथनांक होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगली प्रॉपर्टीज इसकी है बेटा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जैसे कि मान के चलो ये कोई ऑब्जेक्ट है मेरे हाथ में, ये मैंने लिया है पेन स्टैंड है। अब ये ऑब्जेक्ट पेन स्टैंड रखा हुआ है, अगर मैं इसे कहीं एक जगह, जैसे मैं इस अपने हाथ पर रख दूं, तो जब तक मैं इसे हटाऊंगा नहीं एक जगह से दूसरी जगह,
अपने हाथ से ऐसे उठा के नहीं हटाऊंगा तब तक ये यहीं रखा रहेगा। तो इस किसी भी वस्तु को किसी भी स्थान पर रोके रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए जो ऊर्जा विद्यमान होती है उस पिंड के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। और ठोसों के अंदर स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। किसी भी ठोस को अगर अभी आप बाह्य बल लगाकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं खिसका रहे हैं तो तब तक वो वहीं खड़ा रहेगा। ठीक है, तो इससे बात क्लियर ये होती है कि ठोसों के अंदर स्थितिज ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हुआ होगा। फिर बात करते हैं ऊष्मीय ऊर्जा की, यानी कि अगला जो लक्षण या प्रॉपर्टी है वो ऊष्मीय ऊर्जा की। इसको समझने के लिए हम 3 पॉइंट को समझेंगे। मैं पहले 3 पात्र बना रहा हूँ और तीनों पात्र के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं बेटा ये 3 प्रैक्टिकल करने के लिए आप लोगों को बोलूँगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बर्तन में क्या करना है, आइस ले लेनी है। क्या लेनी है, बर्फ़ लेनी है। दूसरे में नॉर्मल वाटर लेना है, नॉर्मल वाटर द्रव अवस्था में, जो किस अवस्था में हो, द्रव अवस्था में हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे। और तीसरा लेना है उस यानी कि जल को क्या करना है, गर्म करना है, यानी कि जल वाष्प होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जल वाष्प। ये तीनों चीज़ें आप देखेंगे। और आप देखो प्रैक्टिकली करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ये, क्योंकि आपका हाथ जल सकता है। तो आप बर्फ़ के पास लेके जाएंगे तो आपको ज़्यादा ठंडक महसूस होगी, यानी कि टेम्परेचर इसका जो होगा वो कैसा होगा, कम होगा। इसका टेम्परेचर होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब इससे थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और इसका जो टेम्परेचर होगा वो अप्रॉक्स 100 डिग्री सेल्सियस से कैसा होगा बेटा, ज़्यादा होगा। 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा इसका टेम्परेचर। तो इससे बात ये क्लियर होगी, यहाँ पर जो होगी वो जलन आपको अधिक महसूस होगी। क्या होगी, जिससे क्या होता है, हमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर महसूस होगा। और बेटा जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ ऊष्मा कैसी होती है, ऊष्मा कैसी होती है, ज़्यादा होती है। और जहाँ टेम्परेचर कम होता है वहाँ ऊष्मा कैसी होती है, कम होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ठोसों की जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है वो कैसी होती है, सबसे कम होती है। कैसी होती है, कम होती है। इस तरीके से हमने ठोसों को कंप्लीट किया। उसकी सबसे पहले डेफिनेशन को देखा, उसके बाद में हमने उसके एग्जांपल्स को देखा, और एग्जांपल्स को देखने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा। प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद अब हम क्या करते हैं, उसके एग्जांपल्स की तरफ रुख करते हैं। तो एग्जांपल्स आप क्या करते हैं, आपने इर्द गिर्द देखेंगे तो एग्जांपल्स आपको दिखाई दे जाएंगे। जिस आप कमरे में बैठे हुए हैं, जिस कमरे में बैठ के आप स्टडी कर रहे हैं, उस कमरे को ही देखिए। तो आप क्या देखेंगे, कमरे के अंदर ईंट है, सीमेंट है, लकड़ी है और लोहा, ये 3-4 चीज़ें लगी हुई हैं जिससे आपका घर बना हुआ है। तो कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग किए जाते हैं, वही उसी तरीके से मैंने लिख रखा है। तो वो भी क्या है, हमारे ठोस के एग्जाम्पल होते हैं। कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो मशीनरी में उपयोग किए जाते हैं, जैसे धातु के जो कल पुर्जे वगैरह होते हैं, धातुओं के जो कल पुर्जे वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस के ही एग्जाम्पल होते हैं। कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनका हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, लकड़ी को भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कोयला हो गया, इनका ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फिर बात आती है कुछ का हम क्या करते हैं, कीमती पदार्थों के रूप में, जैसे कि हीरा हो गया, सोना हो गया, रत्न हो गए, इनके रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी क्या है, हमारे ठोस के ही एग्जाम्पल्स हैं। कुछ का हम क्या करते हैं, कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनका दैनिक जीवन में, यानी कि जिनके यूज करने के बिना हमारा जीवन नहीं कर सकता, यानी दैनिक जीवन में कुछ ठोसों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपका क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, कपड़े हो गए, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी। अब हम क्या करते हैं, इन्हें थोड़ा ग्राफिकली यानी कि डायग्राम की सहायता से समझ लेते हैं एक दो को। और जो दैनिक जीवन में ठोसों के एग्जाम्पल जो हम यूज करते हैं, जैसे पेंसिल हो गई, पेन हो गया, साइकिल हो गई, नोटबुक हो गया, चेयर हो गई, ड्रिल मशीन हो गई, कार हो गई, टेडी हो गया, क्लॉक हो गई, आपका प्लेन हो गया। ठीक है, इस तरीके से फ़ोन हो गया, बॉल हो गई, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप लिख सकते हैं ठोसों के एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, आई होप आप लोगों को ठोस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगली अवस्था, यानी कि भौतिक गुण के आधार पर किए गए वर्गीकरण की अगली अवस्था, द्रव्य की अगली अवस्था, द्रव को समझने की कोशिश करेंगे और उसको बहुत अच्छे से उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी समझेंगे। तो चलो चलते हैं बेटा। अब द्रव की अवस्था को समझने के लिए, यानी कि द्रव अवस्था को समझने के लिए हमें वही 3 पैरामीटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसका आकार कैसा है, तो द्रवों का जो आकार होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है।
कैसा होता है, अनिश्चित होता है। आयतन जो होता है बेटा वो कैसा होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है। और तीसरी चीज, इनके अणुओं के बीच पाया जाने वाला जो बल होता है, जो बल जो होता है वो बेसिकली देखेंगे जो ठोस होते हैं, ठोस से कैसा होता है, कम होता है द्रव का बल, और बट गैसों से कैसा होता है, बट गैसों से ज़्यादा होता है। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि द्रव के जो कण होते हैं, द्रव के जो कण होते हैं, अवयवी कण यानी कि अणुओं के जो कण होते हैं, वो उनके बीच की दूरी जो होती है, क्या बेटा, दूरी, वो थोड़ी ठोसों की तुलना में ज़्यादा होती है बट गैसों की तुलना में कम होती है। इसी वजह से, दूरी ज़्यादा होने की वजह से, इसी वजह से इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित हो जाता है। बट इतनी दूरी ज़्यादा नहीं होती है जिससे आयतन निश्चित हो जाए, यानी कि अनिश्चित हो जाए। इतनी दूरी ज़्यादा नहीं होती है जिससे आयतन कैसा हो जाए बेटा, अनिश्चित हो जाए। इसी वजह से जो आयतन होता है इनका कैसा होता है, निश्चित होता है। ठीक है, एक लिमिटेड दूरी पाई जाती है और आकार जो होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है। तो अब इन पॉइंटों, तीनों पॉइंट को समझने के बाद हम क्या करते हैं, रुख करते हैं इसकी परिभाषा की तरफ। बेटा अगर हम परिभाषा को देखेंगे तो जो हमने पॉइंट समझे उस पॉइंट्स के आधार पर जब हम परिभाषा को देखेंगे, अगर ये होता है, जब हम परिभाषा को देखेंगे तो आप लोगों को 2-3 पॉइंट यानी कि उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर परिभाषा को देंगे कि द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसका निश्चित आयतन होता है। आयतन कैसा है, निश्चित है, लेकिन निश्चित आकार नहीं होता। और ध्यान रखना, आकार अनिश्चित होने की वजह से जब इन्हें जिस प्रकार के, जिस टाइप के पात्र में रखा जाता है वो उसी प्रकार, उसी कंटेनर का क्या कर लेते हैं, आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो वही बात कही गई है डेफिनेशन के अंदर, द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसका निश्चित आयतन होता है लेकिन निश्चित आकार नहीं होता। यह अपने पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। अब इसके एग्जाम्पल की तरफ बात करते हैं। तो बेसिकली बेटा सबसे पहली बात है, पढ़ने के लिए, हमें साइंस पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने चारों तरफ देखना बहुत ही ज़रूरी होती है। ये नहीं है कि हमारे टीचर ने जो लिखाया वही हमारा परम सत्य है, उसके अलावा कुछ दुनिया में कोई सत्य नहीं है। तो हम भी कुछ बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, आप भी बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं अगर अपने इर्द गिर्द समझ के साइंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आप चाय पीते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो आपका किसका एग्जाम्पल है बेटा, द्रव का एग्जाम्पल। आप दूध पीते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, द्रव का एग्जाम्पल है। आप ऑयल का इस्तेमाल करते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, द्रव का एग्जाम्पल। आप वाटर का इस्तेमाल करते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, द्रव का एग्जाम्पल। आप हनी यानी कि शहद का इस्तेमाल करते हैं वो भी क्या है, द्रव का एग्जाम्पल। अब आप परफ्यूम वगैरह, बहुत सारी मेडिसिन वगैरह द्रव अवस्था में लेते हैं, जैसे इंजेक्शन वगैरह हो गए, वो सभी क्या है, द्रव के ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आई होप ये वाली बात आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। अब हमें समझना क्या है, अब हमें जो समझना है वो इसके लक्षण और गुणों के बारे में समझना है। तो उन पर हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से वर्क करते हैं। चलिए, तो द्रव या पदार्थ की विशेषताओं के बारे में यानी कि प्रॉपर्टीज के बारे में वर्क करते हैं। तो पहली इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कहती है निश्चित आयतन, यानी कि आयतन तो कैसा है, निश्चित है, बट लेकिन अगर देखेंगे निश्चित आकार नहीं होता। क्या लिखा रखा है, निश्चित आकार नहीं होता। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का रूप ले लेते हैं। यानी कि आप अगर देखेंगे, देखो 250 ml, 250 ml ये लिया गया है और 250 हमारा ml ये है। लेकिन अगर दोनों में, ये कॉनिकल फ्लास्क है और ये नॉर्मल फ्लास्क है, तो दोनों में जो द्रव के द्वारा लिया गया आयतन, इसका कॉनिकल है, इसका नॉर्मल है। तो दोनों का ही क्या है, शेप, जो इसका जो शेप है वो दोनों का कैसा है, अलग अलग है। इससे ये बात क्लियर होती है कि जिस पात्र में ये रखे जाते हैं, जिस बर्तन में रखे जाते हैं द्रव, उसी का ये आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अगला जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, इनकी यानी कि कण आपस में ढीले होते हैं। यानी कि जो कण, द्रवों के जो कण होते हैं उनके बीच की दूरी थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये ढीले बंधे हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे पे, बेटा एक दूसरे पे, द्रव के कण जो होते हैं वो एक दूसरे पे क्या कर सकते हैं, फिसल सकते हैं। अब इनकी बीच की दूरी कम होने के कारण ही इसके तीसरी प्रॉपर्टी का जन्म होता है कि इनके मध्य जो पाया जाने वाला जो बल होता है वो कैसा होता है, ठोसों की तुलना में। ठोसों का बल जो होता है वो कैसा होता है, ठोसों का बल जो होता है, जो ठोस होते हैं उनका बल कैसा होता है, ज़्यादा होता है।
किन किन से? द्रवों से। और द्रवों का बल ज़्यादा होता है किन से? गैसों से। ड्यू टू द रीजन, इसके पीछे का जो कारण है वो क्या है? ये ठोसों के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, और पास पास होने की वजह से इनके मध्य पाया जाने वाला बल कैसा होता है? ज़्यादा होता है। अब जो द्रव होते हैं उनके कण जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, वो थोड़ी ठोसों की तुलना में थोड़े दूर होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो बल होता है वो कमज़ोर हो जाता है। तीसरी चीज़ होती है हमारा गैसों के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इसकी वजह से इनके मध्य पाए जाने वाला जो बल होता है वो बहुत ही ज़्यादा दुर्बल होता है। तो अब बात करेंगे तो ठोसों से जो द्रव होते हैं उनका जो बल होता है वो ठोसों से कैसा होता है बेटा? ठोसों से कम होता है, बट गैसों से ज़्यादा होता है। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट भी समझ में आए होंगे। वही गुण है अगला, यानी कि लक्षण जो है, हमारी प्रॉपर्टीज है संपीड़ितता। क्या द्रवों को दबाया जा सकता है? तो प्रश्न उठता है कि द्रवों को, देखो पहले तो दबाया नहीं जा सकता है। बेसिकली जो फंडामेंटली अगर एनसीईआरटी कहती है कि द्रवों को दबाया नहीं जा सकता, बट इनको अगर दबाने की कोशिश करते हैं अगर हम, तो थोड़ा बहुत माइन्यूट लेवल पे दबाया जा सकता है, नहीं तो द्रवों को दबाया नहीं जा सकता। उसके बाद अगला प्रॉपर्टीज है क्या? द्रवों का बहने की योग्यता, यानी कि द्रव जो होते हैं उनमें बहने की योग्यता होती है। अगर हम किसी भी द्रव को किसी भी ऊंचाई पर अगर रखते हैं तो वो नीचाई की तरफ, यानी कि अपने ढलान की तरफ क्या करना है, जैसे मैंने पानी यहाँ पर डाला तो ये क्या करेगा? हाथ से होते हुए नीचे ढलान, क्योंकि हाथ की ये वाला पॉइंट है वो ऊंचाई पर और ये वाला पॉइंट कैसा है? नीचाई, तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा ये। जैसे कि आप नल से जब पानी खोलते हैं, जब आप नल से पानी खोलते हैं तो नल का जो पानी होता है वो हमेशा नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो नदियाँ होती हैं वो हमेशा हमेशा ऊंचाई से, जो झरना होता है वो हमेशा ऊंचाई से नीचाई की ओर बहता है। तो द्रवों में जो बहने का गुण पाया जाता है, और द्रवों का जो बहने का गुण होता है वो हमेशा जो द्रव होते हैं वो ऊंचाई से नीचाई की ओर, जहाँ पर ढलान होता है उस ओर क्या करते हैं? बहते हैं। बेटा अगली प्रॉपर्टीज है पृष्ठ तनाव, यानी कि सतही तनाव, सरफेस टेंशन बोलते हैं, पृष्ठ तनाव और श्यानता के बारे में। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? जैसे मान के चलो ये किसी भी द्रव की बूंद है, तो इसकी पृष्ठ पर केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटर की तरफ जो बल लगता है, जो इसको सिकोड़ के रखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव बोलते हैं। अब जो और श्यानता, यानी कि श्यानता का मतलब होता है इसका गाढ़ापन, इसके जो द्रव है, जो द्रव होते हैं उनके अंदर गाढ़ापन कितना है। तो जो आप अगर दो कंपैरिजन लें, एक वाटर लें, एक आप क्या लें? H2O लें, और दूसरा क्या ले लें? हनी ले लें। क्या ले लें? शहद को ले लें। शहद को ले लें तो शहद जो होता है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है। गाढ़ा कैसा होता है? गाढ़ा ज़्यादा होता है शहद, और ये कैसा होता है? कम गाढ़ा होता है। इसी वजह से इसमें जो पृष्ठ तनाव होता है, कौन सा बेटा? पृष्ठ तनाव और श्यानता कैसा होता है? कम होता है। किसकी तुलना में? हनी की तुलना में। हनी में क्या होता है? पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव कैसा होता है? ज़्यादा होता है, और श्यानता भी कैसी होती है? ज़्यादा होती है। यानी कि हनी ज़्यादा गाढ़ा भी होता है, और किसकी तुलना में? जल की तुलना में। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगली प्रॉपर्टीज है द्रवों की, अगली प्रॉपर्टीज है घनत्व। हम इस प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो जो द्रव होते हैं बेटा, ये जो द्रव है, द्रव का जो घनत्व होता है, क्या होता है? घनत्व वो कैसा होता है? ठोस। क्या? ठोसों की तुलना में कैसा होता है? कम होता है। ठोसों से कम होता है, बट गैसों से कैसा होता है? ज़्यादा होता है। क्यों? इसके पीछे का रीजन है ठोसों के पार्टिकल पास पास होते हैं, द्रवों के पार्टिकल उससे थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैसों के पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, और जिनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं उनके जितना पार्टिकल्स आयतन जितना ज़्यादा घेरेंगे उसका घनत्व भी कैसा हो जाएगा बेटा? कम होता चला जाएगा। और इसी वजह से ठोसों का घनत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है द्रवों से, और द्रवों का घनत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है गैसों की तुलना में। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अगली बात करते हैं हम द्रवों की ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में। तो द्रवों की जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है, ये हमारे अगर देखेंगे, मैंने एक पैरामीटर के आधार पर रखा है। द्रवों की ऊष्मीय ऊर्जा, ऊपर क्या है? गैस ले रखा है, और बीच में क्या है? द्रव है। तो द्रवों की ऊष्मीय ऊर्जा नीचे देखेंगे तो टेम्परेचर कम दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो देखो रेड रेड होता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर यानी कि जो गैस होती हैं उनकी ऊष्मीय ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, द्रवों की ऊष्मीय ऊर्जा होती है वो ठोसों से ज़्यादा होती है, बट गैसों से कम होती है। ये बात आपको
मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। अब बेटा हम क्या करते हैं, द्रवों के एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि द्रव के एग्जाम्पल्स यानी कि महत्व और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में। यानी कि दैनिक जीवन में हम क्या करते हैं, जल का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद में दैनिक जीवन में हम जल का भी इस्तेमाल करते हैं, ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम क्या करते हैं, पेट्रोल और डीजल जैसे द्रवों का इस्तेमाल करते हैं। औद्योगिक स्तर पर हम जैसे कि केमिस्ट्री में बहुत सारे रसायन होते हैं जो द्रव अवस्था में उपयोग किए जाते हैं, और विलायक के रूप में जैसे जल हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, क्लोरोफॉर्म जैसे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है औद्योगिक स्तर पर रसायन केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद क्या होता है, चिकित्सा क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी दवाइयाँ जो होती हैं वो द्रव अवस्था में होती हैं, जैसे सिरप वगैरह जो आप मार्केट से परचेज करते होंगे। बहुत सारे इंजेक्शन जो होते हैं वो द्रव अवस्था में होते हैं। उसके बाद धातु क्रम में अगर देखते हैं तो जो पिघली हुई जो धातु होती है हमारी, वो क्या होती है, हमारा एग्जाम्पल होती है द्रव अवस्था का। तो आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी कि द्रव अवस्था यानी कि द्रव पदार्थ की द्रव अवस्था आपको कंप्लीट हुई होगी, और उसमें आपको मैंने डेफिनेशन बताया, उसके बाद विशेषताएं बनाई और उसके एग्जाम्पल्स बताए। ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब हम द्रव की अगली अवस्था जिसे हम गैस अवस्था बोलते हैं उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बेटा अगली जो अवस्था है द्रव्य की वो गैस अवस्था है, और गैस अवस्था को समझने के लिए वही 3 पॉइंट हम डेफिनेशन देने के लिए 3 पॉइंट्स को हम समझेंगे। एक, उसका आकार, तो कैसा होता है बेटा, अनिश्चित होता है। कैसा होता है, अनिश्चित होता है। फिर किसी भी पदार्थ यानी कि गैस का आयतन, ये भी कैसा होता है, अनिश्चित होता है। तीसरी प्रॉपर्टी, बल, ये मान के लो नेग्लिजिबल यानी कि बहुत ही कम होता है। ड्यू टू द रीजन इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, पार्टिकल्स होते हैं गैसों के, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, और पार्टिकल्स के बीच की जो दूरी है ये आर, ये दूरी बहुत अधिक होने के कारण, बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होने के कारण इनके मध्य पाया जाने वाला जो बल होता है, क्या होता है, बल, कणों के मध्य पाया जाने वाला बल जो होता है वो बहुत ही कैसा होता है, कमज़ोर होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ये मान लिया जाता है लगभग में जीरो मान लिया जाता है। इतना कम होता है कि लगभग में अप्रॉक्सीमेटली जीरो माना जाता है, लेकिन जीरो नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेटली जीरो मान लिया जाता है। तो बेटा आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए, तो अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। हम अब गैस अवस्था की डेफिनेशन देंगे। तो गैस अवस्था की डेफिनेशन क्या होती है, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें कण बहुत दूर दूर होते हैं। मैंने बताया ना पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत तेज़ी से गति करते हैं। अब दूर दूर हैं तो बहुत तेज़ी से गति भी करेंगे, और जब गति तेज़ी से करेंगे बेटा, कोई भी चीज़ अगर बहुत तेज़ी से रैंडमली गति कर रहा है तो उसका ना तो आकार भी अनिश्चित हो जाता है और आयतन भी अनिश्चित हो जाए, यानी कि दोनों चीज़ें कैसी हो जाती हैं, अनिश्चित हो जाती हैं। तो भाई बोला जिससे गैस का ना निश्चित आकार होता है ना निश्चित आयतन, उसे हम क्या बोलते हैं, गैस कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर होगी, डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। इसके बाद इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो आप एयर देख सकते हैं, एयर के अंदर बहुत सारी गैसें होती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। आपका जो मेजर कंपोनेंट्स है गैस का वो नाइट्रोजन है, और उसके बाद उससे मिनिमम कंपोनेंट, उसके बाद जो कंपोनेंट आता है वो हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से फिर मिनिमम कंपोनेंट्स के अंतर्गत जो आ जाते हैं, बहुत ही कम मात्रा में जो वायु में पाई जाती हैं, वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये बहुत सारी गैसें हैं जो वायुमंडल में प्रेजेंट होती हैं वायु के अंदर। इसके बाद बहुत सारी गैसें हैं, जैसे हीलियम हो गया, ओजोन गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब हम रुक करते हैं इसके लक्षण या गुण के बारे में। चलिए बेटा, क्या होता है कि जो गैसों के विशेषताओं के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, तो पहली प्रॉपर्टीज़ होती है ना इनका आकार निश्चित होता है ना ही इनका आयतन निश्चित होता है। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तीसरे वाले इस वाले पार्ट में देख पा रहे होंगे कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इनकी तुलना में, इन दोनों भागों की तुलना में, यानी कि सॉलिड और लिक्विड की तुलना में कैसे हैं, गैसों के जो पार्टिकल हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, और पार्टिकल्स की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से ये जो होते हैं ना तो इनका आकार निश्चित होता है ना ही इनका आयतन निश्चित होता है। तो ये पहली प्रॉपर्टीज है। अब
इनके अंदर एक बेसिकल प्रॉपर्टी पाई जाती है। आप देखें कहीं पर भी सॉलिड को रखना, कहीं किसी भी जगह पर ठोस पदार्थ को रखना, तो वो पूर्ण रूप से उस बर्तन को नहीं भरेगा, कहीं ना कहीं जगह खाली छोड़ देगा, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जगह खाली रह जाएगी। अगर हम द्रव को भी भरते हैं तो द्रव भी कंप्लीटली क्या करता है, किसी भी बर्तन को फिल नहीं करता है। लेकिन अगर हम गैस को भरते हैं तो वो क्या करता है, उस पात्र को क्या करता है, कंप्लीटली फिल कर देता है। यानी कि किसी भी गैस को भरने पर वो उस पूरे पात्र को क्या कर देता है, भर देता है। किस कारण? इनका आकार और आयतन निश्चित ना होने के कारण। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी। अब आप ये सोचोगे सर हमने क्या किया, पानी लेते हैं, पानी से पूरी बर्तन भर सकता है। बेटा मैं ये बात एग्जाम्पल ही समझाने की कोशिश करूँगा। आप क्या करना, एक 10 लीटर का एक बर्तन लेना, एक सिलेंडर लेना, उसमें 1 लीटर वो डालना आप क्या, उसके अंदर द्रव यानी कि जल डालना उसके अंदर। और दूसरे बर्तन को लेना, उसमें क्या करना है, 1 लीटर एलपीजी सिलेंडर डालना, मतलब 10 लीटर का ही लेना, एलपीजी गैस डालनी है। तो आप क्या देखेंगे, जो एलपीजी गैस है यानी कि जो, या सीएनजी गैस डाल देना कोई भी, या हीलियम गैस डाल देना, कोई भी गैस डाल देना, तो आप देखेंगे जो हीलियम गैस आपने उस सिलेंडर के अंदर डाली हुई है, वो 1 लीटर हीलियम गैस ही क्या करेगी, पूरे बर्तन को क्या करेगी, घेर लेगी। जबकि 1 लीटर जो पानी आपने डाला है वो कहीं बर्तन की तली पर कहीं रखा हुआ होगा, बकाया बर्तन खाली होगा हमारा। तो मेरे कहने का पर्पज ये था। आप लोगों को आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। हम बेटा गैस अवस्था की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। यानी कि जो आप देखेंगे सॉलिड में कैसे बहुत ही पास पास हैं, लिक्विड में थोड़े दूर दूर हैं, बट गैस में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दूर है। पता चला एक कमरे के एक इस कोने पर, एक उस कोने पर गैस का दूसरा मॉलिक्यूल घूम रहा है। तो गैस के पार्टिकल्स की जो बीच की दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसी बीच की दूरी के कारण इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनके मध्य पाया जाने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, वो बहुत ही कम होता है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। बेटा अगली प्रॉपर्टीज है इसकी संपीडितता, यानी गैसों की संपीडितता। तो हाँ, क्या गैसों को संपीडित किया जा सकता है? तो आंसर होता है हमारा हाँ, दबाया जा सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, गैस को स्प्रे कर रहा है। आप देखेंगे कि जो गैस स्प्रे की जा रही है, उस गैस ने उस बोतल, जिस बोतल के अंदर ये अभी करंट में भरी हुई थी, जो बाहर निकाली जा रही है जिस बोतल, उस बोतल के अंदर इसने बहुत ही कम क्षेत्रफल घेर रखा होगा। अब कम क्षेत्रफल घेर रखा है, अब इसे स्प्रे किया जा रहा है, तो ये क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम को क्या कर रहा है, घेर रहा है। इस बात से ये क्लियर होती है कि जो गैस इसके अंदर भरी गई है वो किसी भी ना किसी दाब पर भरी गई होगी, दाब लगा के भरी गई होगी। इसी तरीके से हम एलपीजी सिलेंडर को अगर हम देखते हैं, तो एलपीजी सिलेंडर में हम देखते हैं कि जो गैसें होती हैं वो एक निश्चित दाब पर भरी जाती हैं, दाब लगाकर इसके अंदर भरी जाती हैं। तो इससे बात ये क्लियर होती है कि गैसों के अंदर संपीडितता का गुण पाया जाता है, यानी गैसों को दबाया जा सकता है। बेटा एक बात ध्यान रखना, नोट्स साथ के साथ बनाते चलना। आपने ये सोचा कि हमने एक बार वीडियो देख ली, फिर दोबारा से वीडियो देखेंगे, फिर नोट करेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे। तो बेटा ऐसे कभी भी किसी का भी ना तो आईआईटी में सिलेक्शन होता है, ना नीट में, चपरासी में भी सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसे बच्चों को जो बार बार वीडियो देख के नोट्स बनाते हैं या बार बार देख के समझने की कोशिश करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जैसे पढ़ रहे हैं ऑन द स्पॉट, यानी कि आपके नोट्स भी बनने होने चाहिए, ऑन द स्पॉट आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो 4 बार वीडियो देखने से बेटा कभी भी किसी का कहीं पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये बात ध्यान रखना, साथ के साथ नोट्स बनाते रहना है, और साथ के साथ ही आपको क्या करना है, क्या करना, समझते भी चलना है बहुत अच्छे से। मैं ये बात कहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से फास्टली वीडियो देख के आगे निकल जाओ। आप क्या करिए, बिल्कुल गहनता से वीडियो को देखिए, क्योंकि अपलोडेड वीडियो है, ये कोई लाइव वीडियो नहीं है जिसकी वजह से आप एक बार मैं आगे निकल गया तो आप पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल गहनता से समझते हुए जाइए, नोट्स बनाते हुए जाइए, और उसके बाद अगर आप कंप्लीट करेंगे सिलेबस को, तब जाके आपका कहीं भी सिलेक्शन हो सकता है। आपने सोचा कि हमने क्या किया, एक बार एक वीडियो देख ली, फिर दोबारा से उसके नोट्स बनाए देख के, फिर दोबारा से उसे वो समझा, ऐसा नहीं करना है। एक बार वीडियो देखिए, उसी में समझिए, उसी में नोट्स बनाइए, और उसके बाद उसके जितने से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो उसके क्वेश्चन लगाइए। अगर आपने ऐसा किया कि एक बार वीडियो देखी, दोबारा में नोट्स बनाए, तीसरी बार में समझा, और चौथी बार में एमसीक्यू लगा रहे हो, तो इस जन्म में तो क्या 7 जन्म ले लोगे तब भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है कहीं पर भी। तो ये बात ध्यान रखना। तो डेडिकेशन बहुत ही ज़रूरी होता है, ध्यान में रखना पढ़ने के लिए। तो अगली हम प्रॉपर्टीज की तरफ रुक कर,
जो अगली प्रॉपर्टीज है गैसों की, वो घनत्व के बारे में। तो गैसों का घनत्व कैसा होता है? बहुत ही कम होता है। बेटा गैस ऐसी होती हैं, अगर हमने क्या किया, स्प्रे, जैसे कि ये क्या है, बॉडी स्प्रे, इसको स्प्रे किया, तो ये क्या करेंगे, बहुत तेज़ी से रैंडमली गति करेंगे इसके पार्टिकल, और बहुत ज़्यादा दूर दूर होते चले जाएंगे, और जितना इनके द्वारा घेरा गया आयतन कोई निश्चित नहीं होता है, कितना आयतन घेर लें। मैं मान के चल रहा हूँ, मैं यहाँ पर तैयार हुआ अपने कमरे में लेक्चर लेने के लिए तैयार हुआ, और मैंने बॉडी स्प्रे लगाया अपनी बॉडी को, पता चला कि पड़ोसी के घर में परफ्यूम की खुशबू चली गई। तो यानी कि उस गैस के पार्टिकल इतनी गति कर सकते हैं कि बहुत, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इस वजह से इनका जो घनत्व होता है वो बहुत ही कम होता है। तो अगली प्रॉपर्टी की तरफ रुख करते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। बेटा जो हमारी अगली प्रॉपर्टीज हमारे यहाँ पर ख़त्म होती हैं, और जो हमारा अगली जो कंडीशंस जो है, टर्म एंड कंडीशन है, वो एग्जाम्पल से रिलेटेड है। अब इनके गैसों के एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो दैनिक जीवन में हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी ऑक्सीजन गैस है। मैं बेटे उपयोग के आधार पर बता दे रहा हूँ, बकाया बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको ओरली बोल दूंगा जो आप नोट कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पौधे जो हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन निर्माण के लिए क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं, अपने अंदर लेते हैं। तीसरी चीज़ होती है, ईंधन के रूप में हम कुछ गैसेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एलपीजी गैस, प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन गैस और सीएनजी गैस जैसी गैसों का इस्तेमाल करते हैं। अगली जो प्रॉपर्टीज है, औद्योगिक स्तर पर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो वेल्डिंग गैस जो होती है, जिसे एस्ट्रेलिन बोलते हैं, उन गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद ऑक्सीजन जो गैस है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ गैसों का इस्तेमाल बेटा चिकित्सक क्षेत्र में भी होता है, जैसे एनेस्थीसिया गैस जो होती हैं, और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं। कुछ गैसों का इस्तेमाल हम अंतरिक्ष और रक्षा संसाधनों में भी करते हैं, जिनमें हम रॉकेट ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। कौन सा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। ये पूछा जाता है कई बार, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का उपयोग कहाँ हुआ था? सबसे पहले अपोलो स्पेस मिशन में हुआ था। कौन से स्पेस मिशन में? अपोलो स्पेस मिशन। जो किसने लॉन्च किया था? जो लॉन्च किया था नासा ने। कब किया था? ये लॉन्च किया था जब नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर गए थे, उस दौरान। तो उसमें जो ईंधन सेल का इस्तेमाल किया गया था, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का इस्तेमाल हुआ था, जो रॉकेट इंजनों में किया जाता है जिनका। बेटा इसी के साथ इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो ख़त्म होती हैं। अब जो जिस चीज़ पे हम वर्क करने वाले हैं, इन जो हमने ठोस, द्रव और गैस को जितना हमने अध्ययन किया, उन सभी को हम क्या करते हैं, अब बेटा क्रमबद्ध तरीके से 20 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को मैं पहले ही बोल चुका हूँ। इस यानी कि ठोस, द्रव और गैस से रिलेटेड जो एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में पूछे जाते हैं आईआईटी और नीट जैसे एग्जामों में, ठीक है। तो ध्यान रखना। लेकिन हमने पढ़ा है तो उसका एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है, इस वजह से हम क्या करेंगे, उनको क्वेश्चंस को अवश्य लगाएंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, जो अभी तक हमने पढ़ा, अब उससे संबंधित हम क्या कर लेते हैं, कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, चलो फटाफट 20 क्वेश्चंस करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? कैसा है बेटा? ठोस है। तो ठोस को पहचानना है, पानी ठोस है या बर्फ ठोस है या वायु ठोस है या पेट्रोल ठोस है? तो कौन ठोस है? बर्फ जो होती है वो ठोस अवस्था में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला प्रश्न है हमारा सेकंड, वो कहता है पानी किस अवस्था में द्रव कहलाता है? तो पानी किस अवस्था में द्रव कहलाता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव कहलाता है, कि जब वह सामान्य तापमान पर होता है तब द्रव कहलाता है, जब वह बाष्प बन जाए, या जब वह बर्फ बन जाए? तो कौन सी? बी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? बी ऑप्शन। एक सेकेंड, बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही ऑप्शन होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बेटा प्रश्न नंबर 3 है हमारा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण, मतलब निम्नलिखित में से गैस का कौन सा उदाहरण है? मतलब निम्नलिखित में से गैस का उदाहरण कौन सा है? अब सही पढ़ा मैंने, ठीक है। सॉरी, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से गैस का उदाहरण कौन सा है? तो आपको देना है ऑक्सीजन है, लोहे की कील है, नमक है या चीनी है? तो ऑक्सीजन जो है वो क्या है, हमारी गैस का सही उदाहरण है। अगला चौथा प्रश्न है, ठोस की कौन सी विशेषता है? तो ठोस के अंदर कौन सी विशेषता पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए कहता है निश्चित आकार और निश्चित आयतन, और हमारा बी ऑप्शन कहता है केवल निश्चित आयतन, सी ऑप्शन कहता है निश्चित आकार नहीं, और डी कहता है बहुत तेजी से फैलना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी कि निश्चित आकार और आयतन होता है ठोसों के अंदर। तो आई होप ये प्रश्न आपको क्लियर हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ
अगले प्रश्न है हमारा, द्रव का कौन सा गुण है? तो द्रवों के अंदर कौन सा गुण होता है? निश्चित आकार होता है। तो द्रवों के अंदर निश्चित आकार नहीं होता बेटा, केवल निश्चित आयतन होता है। तो यही हमारा ऑप्शन सही है। द्रवों का केवल जो होता है वो निश्चित आयतन होता है। आयतन कैसा होता है बेटा? निश्चित होता है। आगे हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गैस का कौन सा गुण है? तो गैस का कौन सा गुण होता है? निश्चित आकार का होना, नहीं होता गैसों में निश्चित आकार। केवल निश्चित आयतन का होना, ये भी नहीं होता। ना आकार ना आयतन निश्चित, ये निश्चित और होगा हमारा निश्चित। ठीक है, निश्चित। तो ना ही इनके आकार निश्चित होते, ना ही आयतन निश्चित होते। तो आपका जो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है वो आपका सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, गैस के कण कैसे व्यवस्थित रहते हैं? पास पास होते हैं? नहीं भाई, थोड़े ढीले नहीं होते हैं, बहुत दूर दूर। बी सी ऑप्शन ही राइट, बहुत दूर दूर होते हैं बेटा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहे की कील किस अवस्था का उदाहरण है? द्रव अवस्था का नहीं होती है। ठोस अवस्था का, हाँ, बी ऑप्शन इज राइट। गैस का नहीं होती है। प्लाज्मा का भी उदाहरण नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 9वां, दूध किस अवस्था का उदाहरण है? तो दूध किस अवस्था का उदाहरण है? ठोस अवस्था का नहीं। किस अवस्था का उदाहरण है? द्रव अवस्था का। गैस का भी नहीं और प्लाज्मा का भी नहीं है। अगला प्रश्न जो है हमारा, एक सेकेंड, हम सही। अगला जो प्रश्न है हमारा वो कहता है, कमरे में रखी परफ्यूम की खुशबू फैलने का कारण है? वाष्पन? नहीं बेटा, वाष्पन नहीं होती। परासरण? परासरण भी नहीं होती। प्रसरण? ये ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन सही है। प्रसरण का मतलब होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलना। ठीक है, तो परफ्यूम जो होती है वो प्रसरण के कारण क्या करती है? फैलती है। तो आगे चल, आगे 11वां क्वेश्चन है हमारा, एलपीजी सिलेंडर में गैस किस रूप में रहती है? एलपीजी सिलेंडर में गैस किस रूप में रहती है? बताइए, बताओ। प्रश्न का आंसर बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर क्या लिखा है? एलपीजी गैस। और बच्चा क्या सोचेगा? ये गैस अवस्था में होगी। नहीं, ठोस में भी नहीं होगी, प्लाज्मा भी नहीं होगी। किस अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में। एलपीजी सिलेंडर के अंदर एक निश्चित दाब पर भरी जाती है, उच्च दाब पर भरी जाती है, जिसकी वजह से वो सिलेंडर के अंदर द्रव अवस्था में होती है। तो आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी। अगले प्रश्न की तरफ हम रुख करते हैं। तो वो बोलता है, 12 क्वेश्चन है, सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठोस ऑक्सीजन और ठोस हीलियम। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट है आपका। ठीक है, चलो अब आगे के क्वेश्चन की तरफ रुक। अगला प्रश्न है हमारा, बर्फ पिघलने पर किस अवस्था में बदलती है? तो ए ऑप्शन कहता है गैस, नहीं बदलती। बी ऑप्शन कहता है प्लाज्मा, नहीं बदलती। द्रव, सी ऑप्शन इज राइट। बर्फ को जब पिघलती है, जब बर्फ जो होती है हमारी, जब ये पिघलती है तो किस में बदलती है? द्रव में बदल जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा 14वां, वाष्पन की प्रक्रिया किस अवस्था से किस अवस्था में, एक सेकंड, पूरा प्रश्न नहीं दिख रहा है। वाष्पन की प्रक्रिया किस अवस्था से किस अवस्था में परिवर्तन है? तो आप देखेंगे वाष्पन की प्रक्रिया, वाष्पन में होता क्या है बेटा? कोई द्रव जो होता है, द्रव जो होता है वो किस में बदल रहा होता है? वाष्प अवस्था में। तो वाष्प क्या होती है हमारी? अगर देखा जाए, वाष्प जो होती है वो हमारी क्या होती है? गैस होती है। क्या होती है? गैस होती है। तो वाष्पन की प्रक्रिया क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए कहता है ठोस से द्रव, नहीं, हमारा द्रव से गैस है। ये ऑप्शन सही है। अगर ये देखेंगे और ये दोनों क्वेश्चन हमारे, और दोनों ऑप्शन गलत है। तो सही ऑप्शन क्या सा हो गया हमारा? बी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न है, संघनन की प्रक्रिया क्या है? तो संघनन में क्या होता है? संघनन की प्रक्रिया में क्या होता है बेटा? बेटा क्या होता है, कोई भी जो गैस होती है, गैस जो होती है वो संघनन की प्रक्रिया के द्वारा किस में बदल रही होती है? द्रव में। तो देखो ऑप्शन कौन सा है? द्रव से गैस में बदलना, नहीं, गैस से द्रव में बदलना, यही हमारा बी ऑप्शन इज राइट। आगे बोलता है, बर्फ में कण कैसे व्यवस्थित रहते हैं? वो बोलता है स्वतंत्र रूप से, बहुत दूर दूर, सघन और नियमित रूप से। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा ए ऑप्शन भी गलत है, हमारा बी ऑप्शन भी गलत है, और हमारा डी ऑप्शन भी गलत है। ध्यान में रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स होता है। ध्यान रखना, क्या आपको सही ऑप्शन पता होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा गलत वाला ऑप्शन क्यों गलत है। ध्यान रखना, उसका रीजन पता होना चाहिए। जो बकाया 3 बचे हुए ऑप्शन है वो क्यों गलत है। जिस दिन आप इतना परखना सीख जाओगे, आपके लिए ना तो आईआईटी दूर रहेगा, ना ही नीट दूर रहेगा। और आपने क्या किया, केवल सही ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ने की कोशिश करी। तो बेटा ध्यान रखना,
ये थोड़ा फंडामेंटली पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब मैं आपको इससे ज़्यादा कठिन पार्ट पे लेके जाऊंगा, जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, तो एक एक क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के द्वारा बताऊंगा, जिससे आपको ये पता होगा कि 4 ऑप्शन में फला फला क्वेश्चन क्यों सही है और बकाया 3 ऑप्शन क्यों गलत है। ध्यान में रखना है इस बात को। तो ऐसी ऑथेंटिक नॉलेज के लिए क्या करना है बेटा, हमसे जुड़े रहना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 17वां, गैस का दाब किस पर निर्भर करता है। तो बेटा गैस का केवल ताप पर निर्भर करता है? नहीं, केवल ताप पर निर्भर नहीं करता। केवल आयतन पर नहीं निर्भर करता। केवल कणों की संख्या पर नहीं निर्भर करता। वो ताप पर भी निर्भर करता है, आयतन पर भी निर्भर करता है, कणों की संख्या यानी कि कणों की भी, ये तीनों चीज़ों पर निर्भर करता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तभी तो बनता है PV बराबर nRT। आप देखे होंगे PV बराबर nRT एक फॉर्मूला बनाया गया है, PV बराबर nRT। तो इसमें देखेंगे प्रेशर भी देखेंगे, वॉल्यूम भी देखेंगे, टेम्परेचर भी देखेंगे और कणों की संख्या भी देखेंगे, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं क्या अगला 18वां। देखो 3 प्रश्न मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा। ये 18वां क्वेश्चन है, वो आपको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आपको उससे क्या करेंगे, होमवर्क के रूप में ये 3 प्रश्न है। आपको सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एक 18वां प्रश्न, एक 19वां प्रश्न और एक 20वां प्रश्न, ठीक है। जिससे आपको भी पता चलेगा कि हाँ आपने पढ़ा तो आप कर पा रहे हैं इन क्वेश्चंस को कि नहीं कर पा रहे हैं। चलिए 18वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये हमारा बेटा क्या है, 19वां क्वेश्चन है और ये हमारा 20वां प्रश्न है। तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं और सही आंसर को कमेंट करना है। और अगर आपको इन तीनों प्रश्नों के आंसर अगर आप नहीं दे पाते हो तो अगली जो वीडियो आएगी नेक्स्ट, यानी कि कल के दिन जो वीडियो आएगी, उसमें इन तीनों क्वेश्चन के प्रश्नों के आंसर को क्या कर दूंगा, मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी टाइप के क्वेश्चन है जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके क्राइटेरिया से बहुत छोटे लेवल के प्रश्न हैं, अगर आप नीट और IIT की या फिर 11th और 12th को पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। साथियों इसी के साथ हमारी क्लास जो होती है वो ख़त्म होती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई नॉलेज अगर ऑथेंटिक और सही और सटीक जानकारी अगर आप मिली हो तो आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर्स को, ठीक है। इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, विदा लेता हूँ। कल मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ में, नई लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।